रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। चर्चा हम लोग कर रहे थे गुजराती साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव। उसी श्रृंखला में आज हम बातें करेंगे श्री उमाशंकर जोशी, जिनका उपनाम वासुकी या श्रवण उस उपनाम से भी जो लिखते थे। कोई ऐसा शायद गुजरात में नहीं होगा जिन्होंने उनका नाम न सुना हो। उमाशंकर जोशी जी बांबा नाम की जगह में साबरकांठा जिले में, जो कि नॉर्थ गुजरात में आता है, 21 जुलाई 1911 को 21 जुलाई 1911 को उनका जन्म हुआ और बम्बई में लंग कैंसर होने के कारण 19 दिसंबर 1988 को 19 दिसंबर 1988 को 77 ईयर्स की उम्र में, 77 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। 1920 में उन्होंने गुजरात कॉलेज ज्वाइन की अहमदाबाद में, और उसके तुरंत बाद वे स्वदेशी आंदोलन में जुट गए। कई बार उनको कारावास भी उनको हुआ, जेल में भी जाना पड़ा। यद्यपि गांधी जी के आंदोलन का उनमें पूर्ण वह सहयोग देते थे, परंतु गांधी जी से ज़्यादा मिले नहीं, बहुत कम मिले, जानबूझ के हो क्या जो भी हो। 1934 में एलिफिंस्टन कॉलेज में से फिर से उन्होंने अध्ययन, बाद में जेल में से आने के बाद फिर से शुरू किया। और वे न केवल कवि थे, उपन्यासकार भी थे, लघु कथा लेखक भी थे। कई उनको पुरस्कार मिले। 1939 में 1939 में रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक, जैसा कि मैंने पहले बताया, गुजरात का सबसे ज़्यादा गौरव वाला वह सुवर्ण चंद्रक। फिर 1947 में नर्मद सुवर्ण चंद्रक, फिर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1973 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऐसे कई अवार्ड उनको मिले। सबसे पहला उन्होंने जो काव्य लिखा है वह है जब वो माउंट आबू गए थे, तो नक्की तालाब के किनारे जब बैठे हुए थे, उनका मन प्रकृति के साथ लीन हो गया और उस समय उनके कलम से जो निकला काव्य वही सबसे पहले सुप्रसिद्ध हुआ और उसी से वे ख्याति को प्राप्त करते गए। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई। उनके साथ कारावास में जब वे थे तब उनके साथ में उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, वे थे त्रिभुवन दास लुहार, जिनको हम सुंदरम के नाम से जानते हैं। ये जोड़ी, अद्भुत जोड़ी। सुंदरम के भी एक एक से एक बढ़कर काव्य, एक एक से बढ़कर उनकी रचना, ये दोनों ने बहुत गुजराती साहित्य को समृद्ध किया है। उसी प्रकार से चुनीलाल माड़िया भी, वे भी नॉवेलिस्ट थे और उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था। उन्होंने 1944 से लेकर 1946 तक बुद्धि प्रकाश का संपादन कार्य किया, जो कि ओल्डेस्ट मंथली ऑफ गुजराती, ओल्डेस्ट गुजराती मंथली वो है बुद्धि प्रकाश। उसका 1944 टू 1946 तक उन्होंने संपादन किया। फिर उन्होंने खुद ने 1946 में, 1946 में संस्कृति नाम का मंथली निकाला, मासिक पत्रिका निकाली, प्रकाशित करना शुरू किया और दीर्घ कई वर्षों तक उसका संपादन करते रहे उन्होंने। ये तो उनकी खुद की ही शुरू की हुई पत्रिका थी। तो 1984 तक, 1984 तक वे इसका
प्रकाशन करते रहे, मतलब उनके देहांत के 4 वर्षों के पूर्व तक। उन्होंने 1955 में 1955 में गंगोत्री ट्रस्ट भी शुरू किया था, प्रारंभ किया था, और उसके द्वारा भी कई उन्होंने सेवा के कार्य किए। 1954 से लेकर 1972 तक विभिन्न पदों पर वे गुजरात यूनिवर्सिटी में कार्य करते रहे, अध्यापक के रूप में, उसके बाद में और अधिक पोजीशन में। उत्तरोत्तर प्रगति करते करते 1966 में 30 नवंबर 1966 को वे गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। और जैसा मैंने कहा कि 1967 में उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 1978 से 1982 तक वे 1968 में वे प्रेसिडेंट बने गुजराती साहित्य परिषद के, और फिर 1978 से लेकर 1982 तक वे साहित्य एकेडमी के प्रेसिडेंट रहे। इस प्रकार से मानो गुजराती साहित्य के एक बहुत बड़े सितारे हम कह सकते हैं। 1970 में उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। इस प्रकार से उनका जीवन अत्यंत कर्मशील, व्यस्त, सेवा को समर्पित, लोक सेवा को समर्पित होते हुए भी उनका साहित्य के प्रति जो प्रदान, अमूल्य प्रदान गुजराती साहित्य के प्रति उनका है, इनकी कई किताबें, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इन सब का एग्जीबिशन गुजराती साहित्य परिषद ने जुलाई 2018 में बहुत बड़ा उसका एग्जीबिशन रखा। एग्जीबिशन उनकी सब किताबों का गुजराती साहित्य परिषद ने, जिसमें उनकी बहुत काफ़ी सुप्रसिद्ध उनकी जो किताबें हैं, निशित, गंगोत्री, विश्व शांति, जिसमें कि उन्होंने गांधी जी के आंदोलन की बातें विस्तार से की है, महाप्रस्थान, विसामो, ये सब बड़े बड़ी रचनाएं, ये सब उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने कई देशों की यात्रा की। उस समय के ज़माने में विदेश की यात्रा बहुत ही विरल थी, कठिन थी, फिर भी वे इतने अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि उनको बुलाया गया, कई जगह निमंत्रण दिया गया। तो 1952 में 1952 में कई एशियन कंट्रीज़ का उन्होंने दौरा किया निमंत्रण पाने पर, और जगह प्रवचन भी दिए और दूसरे कार्य भी किए। फिर 1956 में 1956 में अमेरिका और यूरोप के कई देशों का भ्रमण किया। 1961 में 1961 में रशिया का भ्रमण किया, रशिया में गए आमंत्रण पाने पर। मतलब वे केवल गुजरात के नहीं थे, सारे विश्व के थे, विश्व प्रवासी थे। विश्व की वैश्विक चिंतन, वैश्विक कल्याण, ये उनकी भावना सब समय उनके मन में रहती थी। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब सारे विश्व में घूमे हैं, उनको पता है, उनका मन उदार हो गया उनका, और वो उनका जो यह सोचने का जो ढंग था पूरा वैश्विक हो गया। तो उनकी रचनाओं में भी इसीलिए हमको उसकी कुछ विश्व शांति आदि ग्रंथों में उसका हमको असर मिलता है। और हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि वे श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के द्वारा अनुप्राणित थे। स्वामी विवेकानंद से विशेष प्रकार से अनुप्राणित थे, और स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे 1966 to 1975, उस दौरान वे कई बार रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आए, मुलाकात में आए, उनसे मिलने के लिए आए, उनके निमंत्रण पर आए। और ऐसा भी कहते हैं कि एक बार तो यहाँ पर उन्होंने निवास भी किया रामकृष्ण आश्रम राजकोट में। वे बहुत प्रभावित हुए थे स्वामी आत्मस्थान जी महाराज के व्यक्तित्व से। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुए थे, स्वामी आत्मस्थान जी महाराज के व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित हुए थे, ऐसा उनके प्रवचन में उन्होंने कहा। बाद में स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष हुए, उन्होंने उमाकांत भाई जोशी जी को निमंत्रण दिया था प्रवचन देने के लिए। बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया, और उसमें उन्होंने ये बात बताई
कि वे यहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट में इसके पहले कई बार आ गए हैं पूर्व में, और आत्मस्थान जी महाराज के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी और वो उनको लाते थे बार बार, और एक बार निवास भी उन्होंने किया। ये सब बातें उन्होंने की अपने प्रवचन में, और बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज समस्त विश्व के लिए कितना उपयोगी है, ये सब बात कही। अंत में उन्होंने अपनी अनुभूति की बात कही उस प्रवचन में। उन्होंने कहा कि जब मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी गया तो वहाँ पर जो मेडिटेशन रूम है उस रॉक पर, रॉक मेमोरियल के में आप लोगों ने जो गए होंगे देखे होंगे, बहुत ही सुंदर वो ध्यान कक्ष है, एकदम चारों ओर समुद्र और बीच में यह शिला, और उस शिला में ऊपर में वो स्मारक और नीचे में वो कमरा जिसमें ध्यान कक्ष जिसको कहते हैं। तो एक अलग ही अनुभूति अपने आप ही हो जाती है, चाहे कोई आध्यात्मिक रहे या न रहे, वो अपने आप ही वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। और ये तो उमाशंकर जोशी तो अध्यात्मक प्रवण थे और उच्च कोटि के साधक के अलावा भी उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के विचारक, तो इनकी तो सोच तो और भी बहुत ऊंची। तो कहते हैं कि मैं जब ध्यान कर रहा था उस समय, तो स्वामी विवेकानंद ने मानो उनको एक संदेश दिया और उसको उन्होंने काव्य के रूप में उसको प्रकट किया, जिसकी पहली लाइन थी, उसी लाइन पर मानो उन्होंने प्रवचन भी दिया था। शुद्ध कर बुद्ध कर युद्ध अर्थे। शुद्ध करो, बुद्ध करो, प्रबुद्ध करो युद्ध के लिए। तो यह युद्ध जो चल रहा है, सत और असत के बीच युद्ध, सद्गुणों और निर्गुणों के बीच में हमारे भीतर में जो युद्ध चल रहा है, उसमें यदि विजय प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। श्री राम जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार बोलते युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व, यही मानो स्वामी विवेकानंद का संदेश कि युद्ध करना ही पड़ेगा। तो बाहर के जो विषम परिस्थितियां, उनसे भी युद्ध करना पड़ेगा, भीतर में जो युद्ध चल रहा है दुर्गुणों के साथ, वो भी युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कहा? शुद्ध करो, सबसे पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रबुद्ध करो, मन को प्रबुद्ध करना पड़ेगा, उसको एक ऊंची स्थिति में लाना पड़ेगा। मतलब जहाँ कर की मन की शुद्धि की जी बात है, और दूसरा मन को प्रबुद्ध करने की बात है। ये पूरा मानो उन्होंने यह भक्ति योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, राजयोग भी आ गया, ये सब बता दिया। शुद्ध करो, प्रबुद्ध करो युद्ध अर्थे। यह बात उन्होंने उस समय उस प्रवचन में उसके साथ ही उन्होंने समापन किया था। तो उसका थोड़ा सा अंश हम लोग सुनेंगे, गुजराती में है, फिर भी मैं बाद में फिर से उसको आपको बता दूंगा, तो समझने में आपको कठिनाई नहीं जाएगी। આજે આ અનુષ્ઠાનમાં સામેલ થવાની મને તક મળી, તેને હું મારું સદભાગ્ય માનું છું. આ આશ્રમ સાથે કેટલાક વર્ષોથી ગૂઢ રીતે પણ આત્મીય ભાવે હું જોડાયેલો છું. સ્વામી શ્રી આત્મસ્થાનંદજી અહીંયા હતા, એમને અવારનવાર મળવાનું થતું અને એમનાથી હું બહુ જ પ્રભાવિત થયો હતો. એમના વ્યક્તિત્વથી, એમના વ્યક્તિત્વના પોતથી બહુ મુલાયમ, સંસ્કારી, સ્વસ્થ અને જ્ઞાતા પુરુષનો પરિચય એમને મળતાની સાથે જ થોડીક ક્ષણોમાં થતો. એક વખત આવીને અહીંયા રહી પણ ગયો હતો. 5-7 વર્ષ પહેલા, 7 વર્ષ પહેલા હું કન્યાકુમારી ગયો હતો અને ખડક ઉપર ગયો. ઉપાસનાનો ખંડ છે, ત્યાં જઈને બેઠો. એકાગ્રતાની થોડીક બક્ષિસ છે એ ત્યાં બેઠો અને ઊભો થયો. કવિતા લખું છું, કવિતાની પંક્તિ લઈને ઊભો થયો. શુદ્ધ કર, શુદ્ધ કર, પ્રબુદ્ધ કર યુદ્ધ અર્થે.
આ વિવેકાનંદની પાસેથી લઈને હું એ ખડકથી પાછો આવ્યો. मैंने बताया यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कई बार आ चुके हैं, पूज्य आत्मस्थान जी महाराज से बहुत प्रभावित थे और यहाँ उन्होंने निवास भी किया था. और अंत में उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से वे विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में गए और जब वे उठे उस समय मानो स्वामी विवेकानंद के पास से उन्होंने यह वाणी सुनी कि शुद्ध कर, प्रबुद्ध कर, युद्ध अर्थे. और उनका प्रवचन भी मानो इसी के आसपास था. बहुत ही सुंदर प्रवचन उन्होंने दिया था. तो इस प्रकार श्री उमाकांत भाई जोशी इतने सुप्रसिद्ध साहित्यकार पर भी श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का बहुत अच्छा प्रभाव था.